बैंक स्टेटमेंट के हवाले से क्वेश्चन बार बार आता है कि जब हमारे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ऊपर जो अमाउंट है कि क्या हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि अगर आपने वीज़ा फाइल किया है और आपकी बैंक स्टेटमेंट 70 लाख की है और आपको रिक्वायर्ड फंड जो है वो 65 लाख हैं, तो क्या हम जो 5 लाख है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको टेक्निकली अगर हम देखें तो विड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप उसको जो है वो ना इस तरह से करें, उनको फंड्स को ना निकलवाएं या ट्रांसफ़र ना करें। बट अगर कोई बड़ी मजबूरी है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी होती है कि आपने जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको थोड़ा सा जेन में रखना होता है। यानी कि फंड्स इस तरह से नहीं है कि 65 या तो 65 ही 100% होने चाहिए, यानी उससे कुछ पेमेंट्स ऊपर जो है वो लाजमी रखें। यानी जब आप बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करें तो एक चीज़ को अपने जहन में बिठाएं कि आपको जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं उनकी कैलकुलेशन आप अपने पाउंड के हिसाब से थोड़ा उसको अप पे किया करें। यानी अगर आप आज के रेट की बात करें तो 370 72 वगैरह चल रहा है, तो आप उसको जो है वो 400 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। आपके जो आउटस्टैंडिंग फ़ी है, आपकी जो लिविंग कॉस्ट है आउटर लंदन इनर लंदन के हिसाब से, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देन जो है वो उसको 400 और देन उससे भी ऊपर को 1 और 2 लाख रख दिया करें। उसका ड्यूरिंग प्रोसेस भी आपको फ़ायदा होता है। यानी जब आप अभी भी अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आप कैश की तरफ जा रहे हैं तो ये आपके लिए भी है कि आप उसको जो है वो मेच्योर कर सकते हैं। उसमें आपको कैश के टाइम पे अगर फंड जो है कम हो जाएं या आपको जो है वो फ्लक्चुएशंस आ जाएं तो उस सूरत में आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगी, आपके फंड जो हैं वो पूरे होंगे। दूसरी सूरत में फिर क्या होता है कि अगर आपके फंड्स पूरे ना हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है और एक्स्ट्रा फीस उस वक्त पे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी तो रिकमेंडेशन यही होती है कि इस तरह से एक्स्ट्रा पेमेंट्स को मैनेज कर लिया करें। दूसरी कोई बड़े भी लार्ज जो हैं वो डिपॉजिट ना इन एंड आउट हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि फिर उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो देनी पड़ती है और फिर उसको बताना पड़ता है कि ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और आपके अगर फंड्स आपकी स्टडी के लिए रखे गए हैं या आपने रखे हैं या आपके पेरेंट्स ने रखे हैं तो वो इस तरह से इन एंड आउट क्यों हो रहे हैं। तो ये इसको फिर इस सवाल से बचने के लिए जब भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैश के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो देन वहाँ पे तो कोई इतने इश्यूज़ नहीं आते, बट उसमें भी आप उसी रेगुलर फॉर्मेट को यूज़ करें ताकि आप उसके फ़ौरन बाद जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई कर लें। और वहाँ पे जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपके पास 2 से 3 ट्रांजेक्शन हो तो वो मोर देन इनफ होती हैं। उनको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ये फंड्स जो हैं वो आपकी ट्रांजेक्शन कम क्यों हो रही हैं, इसमें ज़्यादा क्यों, क्योंकि कम की तो आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई ये फंड्स हमारे 100% हमारी स्टडीज़ के लिए हैं और यहाँ पे हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं है तो हम इनमें इन एंड आउट क्यों करेंगे। यानी एक लॉजिक सी बात आती है ना कि कई दफ़ा ये होता है कि यूनिवर्सिटी कहती है आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं शो हो रही, तो उनको बताए बंदा भाई ये पेमेंट हमने रखी इस पर्पज़ के लिए है कि हम इसको नहीं छेड़ना, तो अब अगर आप हम इसमें इन एंड आउट क्यों फेक जो है वो एक रोटेशन करें। बट ये होता है कि 2 से 3 ट्रांजेक्शन कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। उससे आपकी एक तो बैलेंस शीट जो है वो कवर हो जाती है, उस पर ट्रांजेक्शन शो होनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद जो है वो आप उसको दिखा सकते हैं। बट ये है कि अगर आपको सेफ साइड पे रहना है तो ट्रांजेक्शन से बचना है मैक्सिमम। लेकिन अगर आपको बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है तो आप उसमें से पेमेंट अपनी जो ऊपर वाली पेमेंट है कुछ मार्जिन रख के आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।